दिल्ली की सरकार बीजेपी के हाथों गंवाने के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों को पीने के पानी के लिए तरसाने की तैयारी कर रहे हैं। केजरीवाल के इशारे पर भगवंत मान ने हरियाणा का पानी बंद कर दिया, जिसका एक हिस्सा दिल्ली को मिलता था और इस वजह से पीने के पानी का संकट हरियाणा और दिल्ली में गहरा गया है। प्रतिशोध की केजरीवाल की इस सियासत के बीच दिल्ली में आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हो गई तो लोगों को एक साल पहले की बातें याद आ गईं, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और उस वक्त पूरी दिल्ली पानी में डूबी हुई थी और सरकार के सारे मंत्री जल जमाव से निपटने की जगह इसका ठीकरा एलजी पर फोड़ने में लगे हुए थे। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से सड़कों पर जमा पानी दफ्तर जाने वाले लोगों के लिए बुरा ख्वाब बन गया। सड़कों पर जल जमाव की वजह से सुबह सुबह भारी जाम देखा गया, जिस कारण लोगों को दफ्तर पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जगह जगह इस जल जमाव के बीच मिंटो रोड के हाल ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। दिल्ली में बारिश के बाद होने वाला जल जमाव लंबे समय के बाद बड़ी समस्या रहा, खासकर मिंटो ब्रिज जैसे इलाकों में जो हर मौसम में, हर मॉनसून में पानी में ही डूब जाता है। आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार में मिंटो ब्रिज की तस्वीरें कई बार वायरल हुई, जिसमें सड़कें पानी में डूबी रहती थीं और वाहन फंस जाते थे। लेकिन बीजेपी की नई सरकार ने इस समस्या से निपटने का दावा ही नहीं किया, बल्कि महीने भर पुरानी सरकार ने वो कर दिखाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। दिल्ली सरकार में मंत्री परेश साहिब सिंह वर्मा ने एक पोस्ट शेयर करते हुए दिखाया कि कैसे 2024 में आम आदमी पार्टी के शासन में मिंटो ब्रिज जलभराव से जूझ रहा था और 2025 में बीजेपी की सरकार में इसका इलाका जलभराव से मुक्त नजर आया। परेश वर्मा ने अपनी पोस्ट में जो तस्वीरें साझा की हैं उनमें 2024 की एक तस्वीर है और दूसरी आज हुई बारिश के बाद की। दोनों ही तस्वीरों में मिंटो ब्रिज की हालत काफी बदली हुई है। एक तस्वीर में मिंटो ब्रिज के नीचे भारी जल जमाव है और सड़क पर पानी इतना ज्यादा है कि वाहन बुरी तरह फंसे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में सभी वाहन इस पुल के नीचे से आसानी से गुजरते दिख रहे हैं। परेश वर्मा ने लिखा कि पिछले वर्ष दिल्ली जलभराव की त्रासदी झेल रही थी। वर्षों तक सिर्फ विज्ञापन चले, जमीन पर काम नहीं हुआ। दरअसल मिंटो ब्रिज दिल्ली में जलभराव का एक प्रमुख हॉटस्पॉट रहा है और आम आदमी पार्टी सरकार पर इस समस्या को हल करने में नाकाम रहने का आरोप लगता रहा है। इस बीच परेश वर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिल्ली सरकार के मंत्री वर्मा बारिश के बीच छाता लेकर मिंटो ब्रिज पर जमा पानी का निरीक्षण कर रहे हैं। नीली शर्ट पहने परेश वर्मा वहां पहुंचे किसी शख्स को निर्देश देते दिखे। उधर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश और आंधी तूफान को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया। इस कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली और यहां उतरने वाली कई फ्लाइट्स पर भी इसका असर पड़ा। कई फ्लाइट्स को या तो रद्द कर दिया गया या फिर उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया। पूरे देश और खासतौर से उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड ने जमकर जमीनों की लूट मचाई और इस वजह से सरकार को वक्फ कानून बनाने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि वक्फ कानून को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का अब तक का जो रवैया रहा है वो इस कानून के खिलाफ ही दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जानकारी ये कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ वक्फ बोर्ड ने ही अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा नहीं किया, बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भी अरबों की जमीन चुपचाप कब्जा ली। लेकिन जैसे ही इस बात का पता प्रशासन को लगा, सीएम योगी का बुलडोजर गरजने लगा और देखते ही देखते कब्जा की गई जमीन पर बने अवैध ढांचों को मिटा दिया गया और एएमयू के कब्जे से पूरी जमीन वापस ले ली गई। अलीगढ़ जिले में नगर निगम और जिला प्रशासन ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कब्जे वाली 1 अरब 26 करोड़ की कीमत की जमीन को कब्जा मुक्त कराया और शहर में सालों से अतिक्रमणकारियों ने अरबों रुपए की बेशकीमती जमीन पर कब्जा किया हुआ था। ये जमीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कब्जे में थी और इस पर लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया था। शासन के निर्देशानुसार कब्जा मुक्त करने के लिए लगातार चल रहे अभियान के क्रम में अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमणकारियों को साफ कराया। इसके बाद जमीन पर नगर निगम के बोर्ड लगा दिए गए ताकि इस पर फिर कोई दोबारा अवैध रूप से कब्जा न करे। अलीगढ़ नगर निगम द्वारा ये कार्यवाही नगला पटवारी भमोला क्षेत्र में की गई, जहां एक लंबे समय से इस बेशकीमती जमीन पर एएमयू का कब्जा था। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जमीन को खाली करवाकर उस पर नगर निगम के स्वामित्व का बोर्ड लगा दिया गया। इस कार्यवाही के दौरान सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह, उपजिलाधिकारी को दिग्विजय सिंह समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही। अधिकारियों के अनुसार ये भूमि नगर निगम के स्वामित्व वाली थी, जिस पर अनधिकृत रूप से मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा कब्जा कर लिया गया था। वहीं इस कार्यवाही को लेकर नगर आयुक्त
विनोद कुमार का कहना है कि हम स्पष्ट कहते हैं कि आगे भी इस तरह की कार्यवाही जारी रहेगी और सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। एएमयू ने नगर निगम की और जमीनों पर भी कब्जा कर रखा है। पूरी जांच के बाद उनको भी कब्जा मुक्त कराया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कब्जे से गाटा संख्या 92, 94, 95, 1, 95, 2, 96, 98 और करीब 41,050 वर्ग मीटर भूमि को कब्जा मुक्त कराया। इस भूमि की अनुमानित बाजार कीमत 1 अरब 26 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी किसानों की चिंता करने वाले और सिंधु जल समझौते को रद्द किए जाने को गलत करार देने वाले राकेश टिकैत की लोगों ने भरी महफिल में कुटाई कर दी। लोग राकेश टिकैत से बेहद नाराज थे क्योंकि उन्होंने न सिर्फ भारत सरकार के फैसले की निंदा की थी बल्कि आतंकी हमले को आंतरिक गलतियों का नतीजा बताया था और ये भी कहा था कि इससे किसको फायदा हो रहा है ये बात सब जानते हैं। बस यही राजनीतिक बयान राकेश टिकैत के खिलाफ गया क्योंकि वे राजनेता नहीं बल्कि खुद के किसान नेता होने का दावा करते हैं। यही वजह है कि आतंकी हमले के खिलाफ आयोजित जन आक्रोश रैली में जब राकेश टिकैत पहुंचे तो उन्हें देखते ही लोगों का गुस्सा भड़क उठा और लोग उनके साथ धक्का मुक्की करने लगे और इस वजह से राकेश टिकैत की पगड़ी नीचे गिर गई। और इतना ही नहीं, राकेश टिकैत के सिर पर लाठी मारने का भी आरोप है। इस हंगामे के बीच पुलिस ने जैसे तैसे राकेश टिकैत को सुरक्षित निकाला। राकेश टिकैत का विरोध ऐसे समय पर हुआ जब राकेश टिकैत ने पहलगाम हमले को लेकर बयान दिया था। उनके इस बयान को लेकर काफी विरोध हुआ था और हिंदू संगठन इस बयान से काफी आक्रोशित थे। मुजफ्फरनगर के सिटी कोतवाली क्षेत्र के टाउन हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित था। पाकिस्तान के विरुद्ध विशाल जन आक्रोश रैली आयोजित हुई और यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ भारी संख्या में हिंदुओं का जनसैलाब जुटा था। जनपद वासियों के साथ भारी संख्या में हिंदू संगठन के लोग भी कार्यक्रम में जुटे थे। इस जन आक्रोश रैली के दौरान राकेश टिकैत का कड़ा विरोध हुआ और किसान नेता राकेश टिकैत के साथ धक्का मुक्की भी हुई। वहीं जन आक्रोश रैली के दौरान धक्का मुक्की के बाद भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत दोनों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर ऐसे बयान दिए थे जिसका काफी विरोध हुआ था। राकेश टिकैत ने कहा था कि इस घटना से किसे फायदा हो रहा है, चोर आपके बीच में है, पाकिस्तान में नहीं। कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है, वो जवाब उसी के पास है। राकेश टिकैत के इस बयान में उन्होंने हमले के पीछे आंतरिक साजिश का इशारा किया था। वहीं एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने कुछ मीडिया समूहों पर उन हमले की खबर चलाने की बात से इनकार किया और कहा कि पहले से ही यहां पर जन आक्रोश रैली निकालने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। इसमें पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। जन आक्रोश रैली में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे तो जन आक्रोश रैली में मौजूद लोगों द्वारा उनका विरोध करते हुए हूटिंग की गई। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद था, शांति व्यवस्था कायम थी। जब लोगों द्वारा उनकी हूटिंग की गई तो राकेश टिकैत खुद ही मौके से चले गए। एसपी सिटी ने कहा कि राकेश टिकैत पर हमले की बात गलत है। उच्चाधिकारियों ने भी सीसीटीवी फुटेज और मीडिया के रिकॉर्ड वीडियो को देखा है। उन वीडियोस में किसी भी प्रकार का कोई हमला नहीं पाया गया। इस दौरान भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की हुई है। वीडियो फुटेज में उनकी जगह एक पगड़ी गिरते हुए भी दिख रही है, लेकिन किसी के द्वारा हमला या मारपीट की बात अभी तक संज्ञान में नहीं आई है। मौके पर पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था कायम है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इसमें किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलाई जाए और जो मौके के एविडेंस हैं उसके अनुरूप ही इसको देखा जाए। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी वैसे तो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, पर हकीकत यह है कि वे हमेशा हैरान, परेशान और गुस्से से भरे हुए दिखते हैं। कभी वे पीएम मोदी से नाराज दिखते हैं तो कभी अंबानी और अडानी ने, लेकिन इन दिनों अपनी ही पार्टी के सांसद शशि थरूर उनकी परेशानी का कारण बने हुए हैं। शशि थरूर का नाम ही उनके चेहरे का रंग बदलने के लिए काफी है। ऐसे में जब पीएम मोदी, गौतम अडानी और शशि थरूर दोनों एक साथ एक मंच पर मुस्कुराते दिखे तो फिर राहुल गांधी पर इसका क्या असर होगा, इस बात का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। और ये सब उस वक्त हुआ जब एक तरफ पहलगाम हमले का तनाव हो और दूसरी तरफ जातीय जनगणना का मुद्दा छिन जाने का गम। यही वजह है कि पीएम मोदी ने मौका मिलते ही राहुल गांधी को जमकर चढ़ा दिया। पीएम मोदी ने शशि थरूर के संसदीय क्षेत्र तिरुवनंतपुरम में केरल के विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का आधिकारिक उद्घाटन के मौके पर कहा कि आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। जब पीएम मोदी ये बोल रहे थे, शशि थरूर ही नहीं गौतम अडानी भी मंच पर मौजूद थे। शशि थरूर इस दौरान चुपचाप मंद मंद मुस्कुराते नजर आए। उनकी सीट से कुछ दूरी पर केरल सीएम पिनराई विजयन भी बैठे हुए थे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया और इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमारे सीएम से कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के मजबूत पिलर रहे हैं। आज शशि थरूर भी बैठे हैं। आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। मैं से चला गया जहां जाना था।
इसके बाद खुद पीएम मोदी मुस्कुराने लगे। मंच पर मौजूद पिनरई विजयन और शशि थरूर भी इस दौरान मुस्कुराते दिखे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने राहुल गांधी और शशि थरूर के बीच कथित तकरार पर तंज कसा। इसके पहले पीएम मोदी ने मंच पर ही बैठे गौतम अडानी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं अभी पोर्ट की विजिट करके आया हूं। जब गुजरात के लोगों को पता चलेगा कि अडानी ने केरल में इतना बढ़िया पोर्ट बनाया, ये गुजरात में 30 साल से काम कर रहे हैं मगर अभी तक ऐसा पोर्ट नहीं बन पाया, तब अडानी को गुजरात के लोगों से गुस्सा सहन करने के लिए तैयार रहना होगा। जब पीएम मोदी ये बोल रहे थे तो वे खुद भी और अडानी भी मुस्कुरा रहे थे। प्रधानमंत्री ने अडानी पर केरल में बंदरगाह मंत्री की टिप्पणी का हवाला दिया और राष्ट्रीय विकास के लिए पीपीपी मॉडल के महत्व पर बल। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमारे बंदरगाहों की क्षमता दोगुनी हो गई, दक्षता में सुधार हुआ और टर्न अराउंड समय में 30% की कमी आई है। जहाजों से यात्रा करने वालों की संख्या के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल। पीएम ने कहा विझिंजम बंदरगाह केरल और देश में आर्थिक स्थिरता लाएगा। ममता बनर्जी ने कभी जातीय जनगणना की तरफदारी नहीं की। वजह ये कि टीएमसी की सियासत के लिहाज से जातीय जनगणना नुकसानदायक है। माटी और मानुष की सियासत के बीच मोदी सरकार की जातीय जनगणना के ऐलान से ममता बनर्जी का पूरा खेल बिगड़ सकता है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से प्रभाव पड़ने पर पूरी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल में मार्च 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर इस जाति जनगणना में बड़ा खेल हो सकता है, जिससे आगामी बंगाल चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है। मोदी कैबिनेट द्वारा जाति जनगणना के समर्थन के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चिंता बढ़ने की संभावना इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ये मुद्दा उनकी राजनीतिक रणनीति और तृणमूल कांग्रेस की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीति को माटी और मानुष के नारे के साथ सामाजिक समावेश और बंगाली अस्मिता पर फोकस करते हुए चलाया। टीएमसी का विशेष रूप से मुस्लिम और निचली जातियों के बीच मजबूत आधार है, लेकिन अब जाति जनगणना से समीकरण बदल सकते हैं क्योंकि ये विभिन्न जातियों के बीच वोटों के ध्रुवीकरण को तेज कर सकता है। बंगाल में जनगणना के आंकड़े अगर ओबीसी और अन्य जातियों को विशेष लाभ देने के लिए उपयोग किए जाते हैं तो ये टीएमसी के व्यापक समावेशी गठबंधन को कमजोर कर सकता है। हालांकि ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र रूप से जाति आधारित सर्वे शुरू किया था, जिसे बीजेपी ने तुष्टीकरण और मुस्लिम को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाकर निशाना बनाया। बीजेपी नेता जगन्नाथ चटर्जी ने दावा किया था कि ये सर्वे सांप्रदायिक भेदभाव को बढ़ावा देता है। यदि केंद्र की जाति जनगणना इस सर्वे के दायरे या विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है तो ममता की विश्वसनीयता को ठेस पहुंच सकती है। इससे वोटर्स का ध्रुवीकरण का खतरा बढ़ जाएगा क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पहले से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। जाति जनगणना के बाद यदि बीजेपी इसे हिंदुत्व के खिलाफ तुष्टीकरण के रूप में पेश करती है तो हिंदू वोटों का एक हिस्सा और सघन रूप से बीजेपी की ओर जा सकता है। ममता ने पहले बीजेपी पर फर्जी वोटर्स जोड़ने और चुनाव आयोग के जरिए वोटर लिस्ट में हेरफेर करने का आरोप लगाया था। जाति जनगणना का मुद्दा इन आरोपों को और जटिल बना सकता है। जाति जनगणना का पश्चिम बंगाल के चुनावों में बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। इससे हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा। हिंदू वोटर विशेष रूप से ऊपरी जातियों और कुछ ओबीसी समूह बीजेपी की ओर से आकर्षित हो सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 वोट शेयर और 18 सीटें हासिल की थी। वो हिंदू वोटों के समर्थन का संकेत देता है। जाति जनगणना के फैसले को बंगाल के विपक्षी दलों जैसे कांग्रेस और लेफ्ट ने भी समर्थन किया है। ये भ्रम बीजेपी को विपक्ष के खिलाफ एकजुट संदेश देने का मौका दे सकता है, लेकिन ममता बनर्जी की लोकप्रियता और टीएमसी का संगठनात्मक ढांचा पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती आने वाले बंगाल चुनाव में एक बार फिर बरकरार रहेगा क्योंकि पश्चिम बंगाल में करीब 27% मुस्लिम आबादी और बड़ी संख्या में निचली जातियां टीएमसी के साथ मजबूती से जुड़ी हैं। जाति जनगणना के बावजूद ममता इस वोट बैंक को अपने पक्ष में रखने में सक्षम हो सकती हैं। दिल्ली क्लासरूम घोटाले में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन घोटाले की आंच में केजरीवाल भी तपेंगे। वजह ये कि केजरीवाल ने ही इस घोटाले की नींव रखी थी। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है। केजरीवाल जब तक सत्ता में थे तब तक इस घोटाले की जांच को उन्होंने दबा कर रखा था, लेकिन सत्ता से जाते ही सारे पुराने मामले अब बाहर आ रहे हैं।
माना यह जा रहा है कि क्लासरूम घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका की भी जांच होगी। यही वजह है कि बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने क्लासरूम घोटाला मामले पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि दिल्ली बीजेपी हमेशा से आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट नीतियों का विरोध करती रही है। आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार के लिए बहुत निर्णायक दिन है। हमने कई बार अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के काले कारनामों को उजागर किया, लेकिन आज जब दिल्ली एसीबी ने क्लासरूम निर्माण को लेकर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, हम इसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका की जांच की भी मांग करते हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि साल 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल ने इस बात की नींव रखना शुरू कर दिया था। भ्रष्टाचार कैसे किया जाएगा? 2015-16 में अरविंद केजरीवाल ने 12,748 क्लासरूम्स के लिए 2,982 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया, जिसका मतलब है कि प्रति क्लासरूम 24,86,000 का आवंटन, जबकि सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के अनुसार क्लासरूम की कीमत लगभग 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। बजट आवंटन के साथ ही इस घोटाले की नींव पड़ गई। जब ऐसा हुआ तो हमारे तीनों नेताओं ने एसीबी में शिकायत की, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की थी, इसलिए 7-8 साल तक मामला दबा रहा और बीजेपी संघर्ष करती रही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 12,748 क्लासरूम्स निर्माण की प्रोजेक्ट शुरू किया था। प्रोजेक्ट में लगभग 2,892 करोड़ रुपए का खर्च किया गया। यहां प्रति क्लासरूम लगभग 24,86,000 रुपए खर्च किए गए, जबकि सामान्य रूप से ऐसे क्लासरूम्स 5 लाख रुपए प्रति रूम के हिसाब से बनने चाहिए। प्रोजेक्ट 2015-16 में मंजूर हुआ था और इसे जून 2016 तक पूरा किया जाना था, लेकिन न सिर्फ काम समय पर पूरा नहीं हुआ बल्कि लागत में भी भारी इजाफा हुआ। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी की तकनीकी जांच रिपोर्ट फरवरी 2020 में आई थी, जिसमें प्रोजेक्ट में भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की बात कही गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक क्लासरूम की लागत पक्के निर्माण जितनी ही आई थी, जबकि बनाए गए क्लासरूम केवल 30 साल की उम्र वाले सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर थे। जांच में पता चला कि कई स्कूल्स में 42 करोड़ 50 लाख रुपए का काम बिना किसी टेंडर के करवा दिया गया। वहीं 860 करोड़ 63 लाख रुपए के टेंडर जारी किए गए, लेकिन लागत में 17% से 90% तक की बढ़ोतरी कर दी गई। इससे करीब 326 करोड़ 25 लाख रुपए की अतिरिक्त लागत आई, जिसमें 205 करोड़ 45 लाख रुपए केवल रिच स्पेसिफिकेशन के चलते बढ़े। मतलब साफ है कि जिस तरह से केजरीवाल शराब घोटाला मामले में फंसे हैं, कुछ वैसे ही क्लासरूम घोटाले में भी फंस सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पहलगाम हमले के बाद से विपक्षी दलों के पास एक ही काम बचा था। कोई टाइम पूछने लगा तो कोई टारगेट, किसी को पानी की चिंता होने लगी तो कोई हवाई टिकट के दामों में होने वाले इजाफों की बात करने लगा। मतलब कि इंडी गठबंधन के जितने दल उतनी बातें, लेकिन इन सब से कांग्रेस का खेल गजब ही रहा। और पार्टी का एक नेता तो कहता है, दूसरा नेता उसके विरोध में बयान देता। कांग्रेस में इतनी चीख पुकार मची कि सार्वजनिक तौर पर सबको चुप रहने को बार बार कहना पड़ा। विपक्षी दलों का ये सारा खेल चल ही रहा था कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान के बदले पहले विपक्ष पर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। जैसे ही केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना का बम फोड़ा, विपक्ष सब कुछ भूलकर अपना सियासी जमीन को बचाने में जुट गया, क्योंकि देश का ऐसा कोई राज्य नहीं बचा जहां जातीय जनगणना के ऐलान से सियासी गणित न बिगड़ रहा हो। अब तक इस मुद्दे पर खामोश रहने वाली आम आदमी पार्टी को जब सारी बातें समझ में आईं तो वो बौखला गई। इसी बौखलाहट में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ताबड़तोड़ सवाल दागे। पार्टी का कहना है कि बीजेपी इस गंभीर सामाजिक विषय को एक चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है और इससे देश का ध्यान असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने केंद्र सरकार की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी शुरू से ही जातीय जनगणना की मांग करती रही है। ये समाज के लिए जरूरी है ताकि सभी वर्गों को सही प्रतिनिधित्व और योजनाओं का लाभ मिल सके, लेकिन बीजेपी इस पर हमेशा चुप्पी साधे रही। अब चुनाव नजदीक आते ही इसे बहस का मुद्दा बना रही है। ढांड ने कहा कि इससे पहले भी बीजेपी ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ी बड़ी बातें की थीं, लेकिन आज तक उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उसी तरह जातीय जनगणना पर न तो कोई टाइमलाइन दी गई और न ही कोई साफ योजना ही बनाई गई। ऐसे में शक होता है कि ये सिर्फ हेडलाइंस मैनेजमेंट का हिस्सा तो नहीं है।
आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जातीय जनगणना की आड़ में बीजेपी देश में असली सवालों से ध्यान भटका रही है। अनुराग ढांडा ने कहा कि आज पूरा देश ये उम्मीद कर रहा था कि सरकार पाकिस्तान को करारा जवाब देगी और पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर कोई ठोस कदम उठाएगी, लेकिन इसके बजाय केंद्र सरकार ने अचानक जातीय जनगणना की घोषणा कर दी। पार्टी ने पूछा कि क्या सरकार जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 27 निर्दोष लोगों की हत्या के मुद्दे से बचना चाहती है? क्या यह जातीय जनगणना की घोषणा सिर्फ उस हमले पर बहस से ध्यान हटाने की एक रणनीति है? अनुराग ढांडा ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर कैसे आतंकवादी 250 किलोमीटर अंदर आकर हमला कर सकते हैं और फिर आसानी से भाग निकलते हैं। पार्टी का कहना है कि जातीय जनगणना राजनीति का एजेंडा नहीं, समाज की जरूरत है, इसलिए इसे गंभीरता से लागू किया जाना चाहिए, न कि चुनावी घोषणा बनाकर छोड़ दिया जाए। पार्टी ने मांग की है कि केंद्र सरकार इस पर एक तय समय सीमा पर पारदर्शी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़े ताकि समाज में भरोसा बना रहे। पहलगाम हमले को लेकर जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव गहराया, ऐन मौके पर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट इसलिए पहुंच गए कि उन्हें पेगासस स्पाईवेयर की जांच के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट दी जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा करना देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, इसलिए रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा सकती। और इसके तुरंत बाद विपक्षी दलों के इशारे पर पहलगाम हमले को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई और ये मांग की गई कि घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता वाले न्यायिक आयोग करे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए जिम्मेदारी बरतने को कहा और याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में जो मांग की गई उसे विपक्षी दल और खास तौर से कांग्रेस और कुछ नेता सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं। इससे साफ है कि याचिका किन के इशारे पर और क्यों दायर की गई। लेकिन याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील ने जैसे ही मामले को रखने की कोशिश की, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने पूछा क्या वो वाकई गंभीर है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जज कब से जांच के विशेषज्ञ बन गए, उनका काम कानूनी विवादों का निपटारा करना होता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि थोड़ी जिम्मेदारी दिखाइए, आपका भी देश के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। पूरा देश मामले में एकजुट है, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो सैन्य बलों का मनोबल गिराने वाली हों। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दायर करने वालों को फटकार लगाते हुए सवाल किया कि क्या वे सुरक्षा बलों का मनोबल गिराना चाहते हैं और उन्हें ऐसे मुद्दों को न्यायिक क्षेत्र में नहीं लाने को कहा। याचिकाकर्ता ने कहा कि वो इस मांग पर जोर नहीं देंगे। याचिका की दूसरी बातों को देखा जाए, जज ने कहा कि पहले आप याचिका दाखिल कर उसका प्रचार करते हैं, फिर कोर्ट में कहते हैं कि आप अपनी मांग पर जोर नहीं देंगे। इसके बाद कोर्ट ने याचिका में लिखी गई सभी मांगों को पढ़ा। इसमें पीड़ितों को मुआवजा देने, पर्यटकों की सुरक्षा जैसी मांगे थीं। कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट दखल देने की आवश्यकता महसूस करता हो। याचिकाकर्ता ने जम्मू कश्मीर से बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे छात्रों का मसला भी उठाया और इस पर कोर्ट ने कहा कि ये बात आपकी याचिका में कहीं नहीं लिखी। अगर छात्रों को लेकर कुछ कहना है तो आप हाई कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका फतेश साहू, जुनेद मोहम्मद और विकी कुमार नाम के याचिकाकर्ताओं ने दाखिल की। इसमें सीआरपीएफ, एनएसए और एनआईए को भी पक्ष बनाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।